चारों तरफ बंद पड़े कारखाने, हर ओर पसरा हुआ भारी सन्नाटा, शटर गिराते ऑफिस, खाली पड़ी फैक्ट्रियां। इन दृश्यों को देखकर आपका दिल जरूर कांप उठा होगा। आज भले ही आप अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर महाशक्ति के रूप में देखते हों, लेकिन 1920 के दशक के आखिरी साल और उसके बाद शुरू हुआ डरावना सन्नाटा, यानी 1930 का दशक, उस समय की एक ऐसी तस्वीर है जब अमेरिका अपनी गूंजती हुई रोरिंग 20s को धीरे धीरे खामोश होते देख रहा था। इसी दौर में अमेरिका में एक शब्द जन्म लेता है, ग्रेट डिप्रेशन। हाँ, वही ग्रेट डिप्रेशन जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के कई देशों को लगभग 100 साल पीछे धकेल दिया। अमेरिका में हालात इतने बुरे हो चुके थे कि लोग सिर्फ एक कप फ्री कॉफी और डोनट के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़े रहते थे। सरकारी और नगरपालिका कर्मचारियों को अनिश्चित काल के लिए नौकरी से हटा दिया जा चुका था। हर तरफ बदहाली थी, बेबसी थी और एक ऐसी निराशा जो लोगों की आंखों में साफ दिखती थी। आखिर क्या था ये ग्रेट डिप्रेशन? कैसे इसने इतिहास की धारा बदल दी? कैसे दुनिया की सबसे उभरती ताकत अमेरिका की कमर तक तोड़ दी? सवाल बहुत थे और जवाब और भी भयावह। 1910 का दशक। ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति था। यूरोप के कुछ देशों का आधी दुनिया पर सीधा शासन था और दूसरी ओर अमेरिका एक उभरती हुई औद्योगिक शक्ति के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इतिहास हमेशा शांत माहौल में ही सबसे बड़े तूफान को जन्म देता है। 28 जुलाई 1914 यूरोप की शांति को चीरती एक घटना घटती है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की बोस्निया में हत्या की आशंका सर्बिया पर जाती है और गुस्से में ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पर हमला कर देता है। सर्बिया छोटा था, इसलिए उसने रूस से मदद मांगी और फिर मानो जैसे जलते जंगल में हवा लग गई। रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, हर देश के अपने राजनीतिक हित थे, अपने गठबंधन थे और इन निजी कारणों ने उन्हें युद्ध में कूदने पर मजबूर कर दिया। छोटा सा संघर्ष अब पहला विश्व युद्ध बन चुका था। यूरोप जल रहा था और उसके धुएं की चपेट में पूरी दुनिया आने वाली थी। जब पूरा यूरोप इस युद्ध की आग में झुलस रहा था, उधर उसके कारखाने बंद होने लगे, उत्पादन रुक गया और इकोनॉमी धीरे धीरे जमीन पर आने लगी। इसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी कॉलोनियों, उसके गुलाम देशों और पूरी दुनिया को यह आर्थिक झटका सहना पड़ा। यूरोप को अब भोजन, कच्चे माल और हथियारों की बेहद जरूरत थी, लेकिन वे खुद इन्हें बना नहीं पा रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाया अमेरिका ने अपने देश में बड़े पैमाने पर खाद्यान्न, कच्चा माल और हथियारों का उत्पादन शुरू किया और इन्हें युद्ध में फंसे यूरोपीय देशों को सप्लाई करने लगा। नई नई फैक्ट्रियां खुली, तेजी से रोजगार बढ़ा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था एकदम ऊपर उठने लगी। 1913 में जहां अमेरिका का कुल निर्यात $2.4 बिलियन था, वहीं 1917 तक ये बढ़कर $6.2 बिलियन पहुंच गया। अमेरिकी उद्योगपतियों के मुनाफे कई जगह 10 गुना तक बढ़ गए। अमेरिका अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता और उभरती आर्थिक महाशक्ति बन चुका था। 1918 में जब युद्ध आखिरकार खत्म हुआ, यूरोप खंडहरों में बदल चुका था, मगर तब तक अमेरिका हर तरफ से मजबूत हो चुका था। यही वजह थी कि उसने युद्ध से उजड़ चुके देशों को बड़े बड़े लोन देने शुरू किए और बदले में उनसे सोना गिरवी रखने लगा। अमेरिका में अब हर तरफ काम था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल रही थीं, नए निवेशक आ रहे थे, लोगों की जेब में पैसा भरने लगा था। जब लोगों के पास पैसा आया तो उन्होंने बाजार से सामान खरीदना शुरू कर दिया। उनकी जरूरतें बढ़ी तो उद्योग बढ़े और जब मांग बढ़ी तो अमेरिका में कई नए बैंक भी खुलने लगे जो लोगों को घरों, सामानों और बिजनेस के लिए आसानी से लोन देने लगे। अमेरिका तेजी से बदल रहा था, हर सेक्टर में क्रांति आ रही थी।
इसीलिए 1920 का दशक इतिहास में मॉडर्न एरा के नाम से जाना जाता है। यही वो समय था जब अमेरिका की रोरिंग ट्वेंटीज, उसकी सबसे चमकदार, सबसे प्रगतिशील आर्थिक उड़ान अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। 1920 का दशक अमेरिका की चमकती हुई तेजी का दौर। लोगों की जेब में पैसे थे तो बाजार में नई नई चीजों की मांग आसमान छूने लगी। कंपनियां बढ़ीं, उनका उत्पादन बढ़ा, और जब कंपनियां बढ़ीं तो उनके शेयरों की कीमतें भी तेजी से बढ़ने लगी। लोगों ने भारी मात्रा में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया। घर तक गिरवी रखे जाने लगे, लोन लेकर शेयर खरीदे जाने लगे। हर किसी को लगने लगा कि स्टॉक मार्केट ही अमीरी का सबसे तेज रास्ता है। इसी दौर में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और समाज में एक नई आजादी का एहसास फैला। लोगों के जीवन में कारें, टेलीफोन, फिल्में, रेडियो और बिजली के उपकरण बड़ी तेजी से आम होने लगे। बैंक लोगों को सामान खरीदने और स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए बिना झिझक लोन दे रहे थे। बैंकों की संख्या भी तेजी से बढ़ती चली गई। 1930 आते आते अमेरिका में 17,583 स्टेट बैंक और 8,150 नेशनल बैंक खुल चुके थे, और आज जो आधुनिक बैंकिंग सिस्टम हम देखते हैं उसकी बुनियाद भी इन्हीं वर्षों में रखी गई थी। 1923 में अमेरिका का स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। हर साल निवेशकों का पैसा दोगुना हो रहा था। लोग और अधिक लालायित होकर अपना पैसा मार्केट में लगाने लगे। घर तक गिरवी रखे जाने लगे, लोन लेकर शेयर खरीदे जाने लगे। हर किसी को लगने लगा कि स्टॉक मार्केट ही अमीरी का सबसे तेज रास्ता है। 24 अक्टूबर 1929 को एक ही दिन में मार्केट से लगभग $5 बिलियन का नुकसान हुआ। कारण था अत्यधिक उत्पादन और कम मांग। बाजार में सामान अधिक था लेकिन खरीदने वाले कम थे। कंपनियों के शेयरों की कीमतें गिरने लगीं। अगले दिन भी गिरावट जारी रही। 29 अक्टूबर 1929 ब्लैक ट्यूसडे के नाम से इतिहास में दर्ज है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लगभग $14 बिलियन का नुकसान हुआ। ठीक 92 साल पहले इस दिन ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई। जब लाखों शेयर अचानक बिक गए, अमेरिका की आम जनता में भय और अविश्वास फैल गया। स्टॉक मार्केट की यह गिरावट सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के आर्थिक संतुलन के लिए एक बड़ा झटका थी। 1929 के उस संकट में कुछ विशेषज्ञ पहले से ही चेतावनी दे रहे थे। 8 मार्च 1929 को पाल वॉक, जो पहले विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के सेंट्रल रिजर्व बैंक के वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने राष्ट्रपति को आगाह किया कि स्टॉक मार्केट अब सत्ता का खेल बनता जा रहा है। स्टॉक ब्रोकर्स बिना किसी नियम के शहर दर शहर पैसा लगाकर कीमतें बढ़ा देते और फिर अचानक सारे शेयर बेचकर कीमतें गिरा देते। इससे उन्हें भारी लाभ होता था लेकिन आम जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। हालांकि वॉक की चेतावनी राष्ट्रपति तक पहुंची लेकिन उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कुछ समय बाद जब फेडरल रिजर्व ने भी स्थिति की गंभीरता बताई तो निवेशकों में भय फैल गया और लोग अपने शेयर बेचने लगे। अमेरिकी नेशनल बैंक ने तब $25 मिलियन का निवेश करके मार्केट को स्थिर किया, लेकिन जनता का भरोसा अब टूट चुका था। अमेरिका में आम लोग और सरकार दोनों ही अभी तक ये नहीं समझ पाए थे कि स्टॉक ब्रोकर्स और बैंकों की मिलीभगत ने बाजार को नियंत्रित कर रखा है। जून 1929 तक अमेरिका में आम लोगों की आमदनी रुकने लगी थी। इसी समय बैंक ने लोन पर ब्याज दर 4% से बढ़ाकर 6% कर दी। इसका सीधा असर हुआ, लोगों ने लोन लेना कम कर दिया और उनकी खरीदने की क्षमता घट गई। 22 अक्टूबर 1929 को शेयर मार्केट में पहली बड़ी गिरावट आई और 24 अक्टूबर को मार्केट एक साथ 11% गिर गया। लोगों में अफरा तफरी फैल गई। सब अपने शेयर बेचने के लिए वॉल स्ट्रीट की ओर दौड़े और वहां भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ समय बाद बड़े बैंकों और निवेशकों के हस्तक्षेप से मार्केट थोड़ा ऊपर उठा, लेकिन जनता ने शेयर बेचना जारी रखा। उनका भरोसा टूट चुका था। अक्टूबर-नवंबर 1929 के दौरान लोगों की आमदनी कम होने लगी।
अब बैंक और स्टॉक ब्रोकर्स डरने लगे कि लोग उनके लोन कैसे चुकाएंगे। अचानक लोन वसूली का दबाव बढ़ा। लोग अपने शेयर बेचकर लोन चुकाने की कोशिश करने लगे, लेकिन ज्यादातर लोग घाटे में फंसे और अपने लोन चुका नहीं पाए। धीरे धीरे बैंक घाटे में चले गए और दिवालिया होने लगे। बैंकों के दिवालिया होने से आम लोगों का पैसा भी फंस गया। जो लोग अपने पैसे बैंक में जमा कर चुके थे, वे भी अपना धन निकालने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन बैंक के पास अब देने के लिए पैसा ही नहीं बचा था। अमेरिका में ज्यादातर लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचा। जब लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं रही, तो उत्पादन और व्यापार भी धीरे धीरे ठप होने लगे। पहले विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों को अमेरिका से अनाज और अन्य सामान की आवश्यकता थी। किसानों ने उत्पादन बढ़ाया, नई मशीनें खरीदीं और जमीनें किराए पर लेकर खेती जारी रखी। युद्ध में उन्हें अच्छा मुनाफा भी मिला और वे अमीर बने। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद मांग कम हो गई, फिर भी किसान उत्पादन जारी रखते रहे। उच्च उत्पादन और कम बिक्री की वजह से अनाज की कीमतें गिरने लगीं। 1930 के आसपास किसानों के पास अपना खर्च निकालने के लिए बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और धीरे धीरे वे सड़कों पर आने लगे। उच्च उत्पादन के साथ साथ बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ी। मजदूरों की आय कम हो गई और कारखानों में उत्पादन घटाने की कोशिश शुरू हो गई। तैयार माल की कीमतें गिरने लगी, जिससे अर्थव्यवस्था का संकट और गहरा हो गया। अमेरिका ने अपने किसानों और व्यवसायों को बचाने के लिए विदेश से आने वाले माल पर आयात शुल्क बढ़ा दिया, ताकि अमेरिकी उत्पाद बाजार में बिक सकें। लेकिन दूसरे देश भी अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने की कोशिश में थे। युद्ध के बाद सभी देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी गिरावट आई। सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ा जिन्होंने युद्ध में विनाश झेला था और अमेरिका से लिए गए लोन की वापसी की उम्मीद कर रहे थे। जब अमेरिका की स्थिति खराब होने लगी, तो उसने अपने कर्जदार देशों से पैसा वापस मांगा, लेकिन जिनके पास भुगतान करने के साधन नहीं थे, वे असमर्थ रहे। युद्ध के समय अमेरिका ने लोन के बदले सोना गिरवी रखा था और धीरे धीरे विश्व का लगभग 60% सोना अमेरिका में जमा हो गया। इससे दुनिया में सोने की कमी और कीमतों में उथल-पुथल हुई और कई देशों की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। अमेरिका की बिगड़ती स्थिति का असर पूरे यूरोप पर पड़ा। ऑस्ट्रियन देशों के पास न तो लोन देने वाला बचा था और न ही विश्व युद्ध के बाद उत्पादन शुरू हो पा रहा था। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट पूरी दुनिया में फैल गया। सबसे पहले इसका शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। 11 मई 1931 को खबर आई कि ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी बैंक क्रेडिट एंस्टाल्ट दिवालिया होने वाला है। यह खबर पूरे यूरोप में हड़कंप मचा गई। देशों ने मान लिया कि अब जिन राज्यों से लोन की वापसी की उम्मीद थी, वो बेकार है। जर्मनी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि वहां का बैंकिंग सिस्टम पहले ही संकट में था। ऑस्ट्रियाई सरकार ने आश्वासन देने के लिए नोटिस जारी किया कि बैंक की सभी विदेशी देनदारियों की जिम्मेदारी वो उठाएगी। लेकिन आर्थिक संकट इतना गहरा था कि सरकार के आश्वासन का कोई असर नहीं हुआ। 3 हफ्तों में विदेशी निवेशकों ने जर्मनी के बैंकों से $5 करोड़ निकाल लिए। जर्मन व्यवसायी भी अपने पैसे वापस लेने लगे और कई बैंकों को बंद करना पड़ा। अंततः सरकार ने रीच बैंक के अलावा अन्य सभी बैंकों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया। बैंकों के बंद होने से बाजार में हाहाकार मच गया। लोगों की स्थिति और खराब हुई। सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास पर पड़ा। जर्मनी में बेरोजगारी चरम पर थी। 1929 में लगभग 60 लाख लोग अपनी नौकरी खो चुके थे। महामंदी का असर जर्मनी की राजनैतिक स्थिति पर भी पड़ा। सत्ताधारी दल की छवि धूमिल हो गई और अडोल्फ हिटलर ने इसका फायदा उठाते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसी तरह से ऑस्ट्रिया और जर्मनी में बैंकिंग संकट का असर ब्रिटेन तक पहुंचा। लोग बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना पैसा निकालने लगे, क्योंकि अब उन्हें बैंकों पर भरोसा नहीं रहा। जुलाई 1931 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थिति बिगड़ने लगी और अगस्त में उसने फ्रांसीसी बैंक से £5 करोड़ लेकर खुद को बचाया। लेकिन जनता का विश्वास खत्म हो चुका था और लगातार पैसे निकाले जा रहे थे। प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने आर्थिक संकट का सामना करने के लिए नेशनल गवर्नमेंट बनाया, लेकिन इससे लोगों का भरोसा वापस नहीं आया।
18 सितंबर 1931 को केवल एक दिन में 1,80,00,000 पाउंड बैंक से वापस ले लिया गया। ब्रिटेन में आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार ने करेंसी को गोल्ड स्टैंडर्ड के अनुसार मूल्य देने का निर्णय लिया, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। यूरोप के कई देशों में मूल्य गिरावट और आर्थिक दबाव बढ़ गया। बढ़ती मंदी के चलते स्टॉक एक्सचेंज बंद होने लगे और कई देशों ने गोल्ड स्टैंडर्ड को पूरी तरह खत्म कर दिया। फैक्ट्रियों और कारखानों में उत्पादन घटने लगा, लोग बेरोजगार हुए। अमेरिका में लोग सब कुछ बेचकर अपनी कारों में रहने लगे। जिनके पास कार नहीं थी वो झोपड़ियों में रहने को मजबूर हो गए। ये झोपड़ियां ओवरविल कहलाईं और लोगों ने इसे अमेरिकी महामंदी का प्रतीक माना। लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए सुपर ब्रेड पर निर्भर होना पड़ा। 1931 में कई राज्यों में रेगिस्तान जैसी परिस्थितियां आईं, जमीन खेती के योग्य नहीं रह गई और किसानों की स्थिति और बिगड़ गई। इसका सबसे बड़ा असर मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर पड़ा। अमेरिका में उत्पादन में 45% और 80% तक गिरावट आई। अमेरिका में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। 1933 तक लगभग 25% लोग नौकरी से बाहर हो चुके थे। 1920 के दशक में बैंकों ने लोगों को बड़े पैमाने पर लोन दिए थे, लेकिन महामंदी के दौरान लोग लोन चुकाने में असमर्थ थे। इस वजह से 11,000 से अधिक बैंक दिवालिया घोषित हुए। महामंदी का असर 10 साल तक रहा और पूरी दुनिया में गरीबी और भुखमरी का नया स्तर स्थापित हुआ। 1932 और 33 तक दुनिया में आर्थिक मंदी अपने चरम पर थी और सभी देश इससे उबरने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका की स्थिति सबसे गंभीर थी और इसके परिणाम वैश्विक आर्थिक तंत्र पर महसूस किए गए। 1933 में जब लोग सरकारों से निराश हो गए तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन और आंदोलन शुरू कर दिए। इसी समय अमेरिका में नई सरकार का चुनाव हुआ और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति बने। रूजवेल्ट ने सत्ता संभालते ही अमेरिका को महामंदी से उबारने के लिए कदम उठाए। उन्होंने न्यू डील प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें बैंकों, मार्केट और शेयर मार्केट के लिए कड़े नियम और कानून बनाए गए, जैसे कि इमरजेंसी बैंकिंग बिल, डी लास्ट डिसॉल्व्ड एक्ट, डी फॉर्म क्रेडिट एक्ट, नेशनल इंडस्ट्री रिकवरी एक्ट, ट्रूथ इन सिक्योरिटी एक्ट। इन कानूनों के माध्यम से आम लोगों का भरोसा बहाल किया गया कि अब वे अपने पैसे सुरक्षित तरीके से बैंक और शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। लोगों ने फिर से निवेश शुरू किया और शेयर मार्केट में उछाल आने लगा। साथ ही अमेरिका में हर साल आने वाले सूखे से निपटने के लिए पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया, जिससे लोगों को रोजगार भी मिला और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ी। 1937 तक बेरोजगारी दर 14.3% तक कम हो गई और अमेरिका की आर्थिक स्थिति स्थिर होने लगी। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और यूरोप को हथियारों तथा अन्य आवश्यक सामान की आवश्यकता पड़ी। अमेरिका ने इसका फायदा उठाते हुए अपनी बंद फैक्ट्रियों को पुनः चालू किया और आधुनिक हथियार बनाने शुरू कर दिए। युद्ध के कारण दुनिया में अनाज की कमी हुई, जिससे अमेरिकी किसान और व्यापारियों की स्थिति भी सुधरने लगी। 1941 में अमेरिका भी युद्ध में शामिल हुआ और युद्ध की मांग ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से मजबूत कर दिया। युद्ध के बाद अमेरिका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसके साथ ही विश्वव्यापी महामंदी धीरे धीरे खत्म होने लगी, क्योंकि महामंदी की शुरुआत भी अमेरिका से ही हुई थी। ग्रेट डिप्रेशन ने केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं किया, बल्कि दुनिया की राजनैतिक और सामाजिक संरचना को भी बदल कर रख दिया। ग्रेट डिप्रेशन के बाद दुनिया में कई बड़े बदलाव आए। सोवियत यूनियन ने खुद को पूरी तरह से कैपिटलिस्ट सिस्टम से अलग कर लिया और इससे उसे महामंदी से बचने में मदद मिली। इसके विपरीत कई देशों में सत्ता में बैठे नेताओं के खिलाफ जनता का विरोध बढ़ गया। महामंदी के दौरान कई देशों में फांसीवाद और कठोर शासन को बढ़ावा मिला। जर्मनी में आर्थिक संकट के कारण हिटलर ने सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाई, वहीं जापान ने प्राकृतिक संसाधनों और खनन परियोजनाओं का विकास कर आर्थिक राहत पाने की कोशिश की। महामंदी ने लोगों में भूख और बेरोजगारी के कारण नफरत पैदा की, जो धीरे धीरे दूसरे विश्व युद्ध के रूप में सामने आई। इस दौरान देशों ने एक दूसरे के खिलाफ शत्रुता बढ़ाई और वैश्विक तनाव को जन्म दिया। महामंदी के दौरान अमेरिका ने समझा कि अपने आर्थिक संकट से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका हथियार उत्पादन है। इसने बड़े पैमाने पर हथियार बनाए, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ीं और रोजगार के अवसर पैदा हुए। अमेरिकी घरेलू उत्पादन में तेजी आई और उद्योग पुनर्जीवित हुए, जिससे देश महामंदी के दौर से तेजी से बाहर निकल सका। इसके उदाहरण को देखकर कई अन्य देशों ने भी उद्योग और हथियार निर्माण के माध्यम से लाभ कमाने की योजना बनाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत पश्चिमी देशों को सुदृढ़ करने और युद्ध से बर्बाद हुए देशों का पुनर्निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पूरी स्तर रणनीति का असली उद्देश्य था कम्युनिज्म के फैलाव को रोकना, कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना, ताकि अमेरिका को इसके माध्यम से अधिक लाभ मिल सके।
अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों को 17 अरब डॉलर की आर्थिक मदद दी। इससे न केवल युद्ध पीड़ित देशों का पुनर्निर्माण प्रक्रिया तेज हुई, बल्कि अमेरिका की वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक ताकत भी बढ़ी। महामंदी के दौरान हुई आर्थिक कमजोरी धीरे धीरे समाप्त हुई और अमेरिका की स्थिति निषेध करने योग्य नहीं रही। महामंदी का असर भारत पर भी पड़ा। हालांकि भारत उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी और महामंदी के चलते कच्चे माल और फसलों के मूल्य में भारी गिरावट आई। साल 1928 से 1934 के बीच गेहूं की कीमत लगभग 50% तक घट गई और निर्यात आयात गतिविधियां आधी हो गई। किसानों और व्यापारियों की आय में भारी कमी आई और कई लोग अपने घर, जमीन और सोना बेचने को मजबूर हो गए। ब्रिटिश सरकार ने स्थिति का फायदा उठाते हुए भारत से धातु और सोना निर्यात करना शुरू कर दिया, जिससे भारत के किसानों और मजदूरों की स्थिति और खराब हो गई। महामंदी का असर भारत में सभी वर्गों पर समान नहीं था। शहरों में रहने वाले फिक्स्ड सैलरी कर्मचारी और कुछ जमींदार जिनकी आय स्थिर थी, वे इस आर्थिक संकट से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहे। लेकिन 1929 में शुरू हुई महामंदी 10 साल तक चली और इसे अब तक का सबसे लंबा आर्थिक संकट माना जाता है। ग्रेट डिप्रेशन ने केवल दुनिया की आर्थिक संरचना को प्रभावित नहीं किया, बल्कि राजनैतिक और सामाजिक बदलाव भी लाए। इसने दुनिया को नए युद्धों, सत्ता परिवर्तनों और आर्थिक नीतियों की ओर प्रेरित किया। अंततः 1939 तक महामंदी धीरे धीरे समाप्त हुई, लेकिन इसके प्रभावों की छाप दुनिया भर में लंबे समय तक महसूस की गई।